हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है कि हम नवीनतम 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी लगभग 6 से 7 क्लासेज पहले हो चुकी है। आपने उन क्लासेज को अच्छे से देखा होगा और उन क्लासेज में से जो भी सवाल आपके रिसेंट में जो एग्जाम लगे हैं, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, उसके साथ साथ में आपके और भी एग्जाम हुए हैं, उसमें आपको देखने को मिले होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो पहले की क्लास है, जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखी है उन सबको चैनल पे जाके और अच्छे से 6 क्लासेज को एक बार देख लेना है। ये आज का हमारा नया टॉपिक है। यूं कहूं तो सबसे बड़ा टॉपिक, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये टॉपिक अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि आप ये मानेंगे कि नेक्स्ट 5 से 6 क्लासेज इस टॉपिक पर ही आपकी रहने वाली है। क्योंकि आपको ये पता होगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा सवाल जो पुटअप होते हैं वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से ही पुटअप होते हैं। यानी कि इसमें इतना ज्यादा आपको पूछा जाएगा, इसमें इतना ज्यादा मटेरियल है पढ़ने को, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं याद करने को, इतनी सारी चीजें हैं समझने को कि क्लासेज अपने आप बड़ी होती जाएंगी और हम 1 बाय 1 जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनको हम पढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हमने अपना पूरा सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कब हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सभी साथियों को रोज सुबह 10 बजे इस कक्षा में आ जाना है, लाइव जुड़ जाना है और आपको फ्री में राजस्थान की जो नवीनतम बोर्ड की किताबें हैं, जो हमारी आरबीएससी की किताबें हैं, उनके अनुसार हम नवीनतम 41 जिलों के आधार पर राजस्थान का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं। आपको इन क्लासेज का फायदा आगे भी देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। जब पेपर होंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ से सवाल आ रहे। तो आज की कक्षा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी ये आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाई, राजस्थान का भौतिक प्रदेश होता क्या है, यानी कि हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान को मैं कितने भागों में डिवाइड कर सकती हूँ, राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर्वत पाए जाते हैं, जहाँ पठार पाए जाते हैं, जहाँ अरावली का क्षेत्र है यानी हरा भरा क्षेत्र है ना। सारी ही चीजों के बारे में, कहाँ नदियां हैं, कहाँ नाले हैं, कहाँ चंबल बेसिन है, कहाँ हाड़ौती का प्रदेश है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश की हमारी कक्षा का। देखिए, अब आपको एक एक चीज समझते चले जाना है क्या नहीं है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको अपनी नोट्स, अपनी किताबें, पेन खोल के और आपको नोट्स बना लेने हैं। आप जितना अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स लिखते जाएंगे आपको उतनी ही सारी चीजें याद होती जाएंगी। समझना, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की बेसिक कुछ बातों की। मतलब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पर चलने से पहले कुछ ऐसी बातें जो आपके आगे, कुछ शब्द आपको दिखेंगे कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कोई एक ऐसा भौतिक प्रदेश समझ लीजिए, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आएगा, तब वहां आएगा कि ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तैथिस सागर का अवशेष है, ये गोंडवाना प्रदेश का अवशेष है, तो आपको वहां शब्द समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके आगे की समरी में आएंगे उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। समझना, हमारी जो पृथ्वी थी वो पुरातात्विक काल, यानी कि जब हम पत्थर का प्रयोग करते थे, आग जलाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, बहुत पुराने समय में हमारी जो पृथ्वी थी वो लगभग ऐसा था कि एक पिंड के रूप में मानी जाती थी। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है जो मैंने बताई है, ये हमारी पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी। किसके रूप में थी? एक पिंड के रूप में थी, जिसे हमने पेंजिया कहा था। ये हमारी पृथ्वी है जो एक पाषाण काल के अंतर्गत एक पिंड के रूप में थी, जिसे हमने पेंजिया कहा था। इस पृथ्वी के चारों ओर एक सागर था, मतलब कि इस पृथ्वी के चारों ओर एक सागर पाया गया, जिसे हमने तैथिस सागर का नाम दिया। जब इस तैथिस सागर पर, पृथ्वी के दीवारों पर इस सागर का दबाव पड़ा,
जब सागर का पृथ्वी नुमा पिंड पर जब प्रभाव पड़ा, पेंजिया पर प्रभाव पड़ा, तो ये हमारी पृथ्वी दो भागों में टूट गई। कितने भागों में टूट गई? ये हमारी पृथ्वी दो भागों में टूट गई, और दो भाग जो टूटे वो एक तो हो गया अंगारा लैंड और एक बन गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी पर तैथी सागर का दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने से हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई। पहला भाग था अंगारा लैंड और दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड, और जब इन दोनों के बीच में जो रह गया वो था हमारा तैथिस सागर। मेन टॉपिक ये है कि हमारा भारत किस स्थिति में आता है। तो हमारा भारत, जब भी बात होगी तो हमारा भारत तैथिस सागर और हमारा भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। अंगारा लैंड से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि जब भी हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे या हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, हम तैथिस सागर की बात करेंगे और हम गोंडवाना लैंड की बात करेंगे। अंगारा लैंड के हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात इंपॉर्टेंट इतनी समझनी है आपको, राजस्थान में गोंडवाना लैंड व तैथिस सागर के अवशेष ही पाए जाते हैं। ये मैंने नोट कराकर एक बात लिखी है कि इस इतनी चीज समझाने का मतलब इतना ही है कि हमारे राजस्थान में गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर के ही अवशेष पाए जाते हैं। इस बात से आपको ये बात समझ लेनी है। अब हम शुरुआत करेंगे आज के शानदार टॉपिक की। मैं आपको एक चीज क्लियर से समझा देती हूँ कि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक समझने वाला टॉपिक है। जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं राजस्थान की, जैसे जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत ऐसे पढ़ने में ही आपको अंदर से मजा सा आएगा कि यार कुछ पढ़ तो रहे हैं, ज्योग्राफी में कुछ सीख तो रहे हैं। वैसे ये टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करेंगे। ये आपको हमारे राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। मैंने इस नक्शे को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मैंने कहा, फिर नंबर 2 हमारा राजस्थान, फिर मैंने कहा ये हमारा 3 नंबर का एक भाग है, फिर मैंने कहा ये चौथा भाग है। यानी राजस्थान की बॉडी 4 भागों में डिवाइड है। ऊपर का जो भाग है आपको दिख रहा होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पर है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, या इसे सिर्फ मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। नंबर 3 पे आता है पूर्वी मैदानी भाग, और नंबर 4 पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारा राजस्थान है जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, और हमको पूरे ही टाइम जितनी कक्षाएं होगी हमको इन चारों के बारे में विस्तृत से पढ़ना है। सबसे पहले हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे कि क्या होता है मरुस्थल, कौन कौन से मरुस्थल हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं और वहां कौन सी जलवायु पाई जाती है, वहां के वनस्पतियों को हमने किन किन नामों से पुकारा। बहुत सारे फैक्ट्स हम पढ़ेंगे हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर हम आएंगे अरावली की तरफ, जो आपको सबसे हरा भरा सघन क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो हमारा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, फिर हम आएंगे मैदानों की तरफ, जहां लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आबादी रहना इसलिए पसंद करती है क्योंकि यहाँ नदी और नाले हैं, यानी पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारे राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या मरुस्थल के बाद में यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेशों में रहना पसंद करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर इन चारों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे डिटेल से, तब हमारा ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान को जलवायु व धरातल के अंतरों के आधार पर मुख्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या है ये चारों बातें, हम आगे एक सारणी के थ्रू, देखो टॉपिक का डिस्कशन में अगली 2 स्लाइड बाद में शुरू करूंगी डिटेल से समझाना। सबसे पहले अगर आपसे एक बेसिक सवाल ही पूछ लिया जाए, समझ लीजिए आपके सीईटी का पेपर आने वाला है, आपके 2nd ग्रेड का पेपर आने वाला है, मैं ये कहूं कि इस टॉपिक में से आपसे तो बेसिक सवाल ही पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में
कितनी जनसंख्या निवास करती है? आप ये बता दीजिए कि पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल, कितने प्रतिशत, कितने भूभाग पर राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन आ जाए आपके सामने 1/3, 1/4, 2/3, 3/2। तो आप पूरा टॉपिक भी पढ़ लेंगे लेकिन आपको बेसिक जो चीजें जहां से सवाल पूछा गया आपको नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक नजर में पहले एक सारणी के थ्रू सारी बातें एक बार समझ लेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 डिटेल से समझते जाएंगे। तो एक सारणी आपके सामने है जिसके अंतर्गत हम चारों भौतिक प्रदेशों की जनसंख्या, चारों भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल, मिट्टियां, वो कहाँ के अवशेष है, वो सारी चीजें एक ही नजर में पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे 1 बाय 1 टॉपिक पे, ताकि अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी पूछी जाए तो आपको पूरा टॉपिक ना कवर करो तब भी सवाल का आंसर आ जाए। चलिए, ये आपके सामने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सारणी है। एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक नजर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर और पश्चिमी क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ऊपर है पश्चिम दिशा में और उत्तर की साइड है। उत्तर ऊपर है, इधर पश्चिम है। पश्चिम में मरुस्थलीय जिले आते हैं, ऊपर हमारा उत्तर है, मतलब सबसे उत्तर और पश्चिमी जो पूरा एरिया है वहां मरुस्थल पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नंबर 1 पर जो हमारा भौतिक प्रदेश है, हम उसको समझेंगे कि वो किसका अवशेष है। मैंने आपको बताया, या तो हम राजस्थान के क्षेत्र में टेथी सागर का नाम सुनेंगे या हम गोंडवाना प्रदेश का नाम सुनेंगे। तो हमारा जो, एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि पहले भौतिक प्रदेश में और तीसरे भौतिक प्रदेश में आपको समानता देखने को मिलेगी। अरावली में और दक्षिणी पूर्वी पठार में आपको समानता देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथी सागर का अवशेष है, आपसे कोई पूछ लेता है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आपका टेथी सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है, वहीं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अवशेष का मतलब यह है कि जब टेथी सागर बना था तब उस क्षेत्र को वहां उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाया गया। यानी कि अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नंबर 2 और नंबर 4 में समानता है, ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। वहीं पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथी सागर के अवशेष हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझने की बात है। ये इसलिए आपको समझना जरूरी है क्योंकि 1 लाइनर सवाल जब पूछे जाए तब आपको ये चीजें याद रहे। चलिए आगे समझते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज बनी थी, यानी इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम कौन सा प्रदेश है और सबसे पूर्व, सबसे पहले बना हुआ काल कौन सा है, सबसे पहले बना हुआ भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो विश्व में पूरे राजस्थान के पूरे भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम जो है वो आपके मरुस्थल है। वहीं सबसे प्राचीन जो आपकी है, सबसे प्राचीन आपकी अरावली है। कोई पूछ ले तो सबसे प्राचीन अरावली है और सबसे नवीनतम जो आपके है वो आपके मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो हो गया बेसिक चीज। अब कुछ काल होते हैं, कुछ समय को डिवाइडेशन किया गया। जैसे कि एक काल था जो 145 अरब साल पहले का, जो एक उस काल को कहते हैं हम प्लेसिटोसिन काल, ठीक है। और अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो प्लेसिटोसिन काल के हैं। यानी पहले में और तीसरे में आपको इसमें भी समानता मिलेगी, अवशेष में भी और निर्माण काल में भी समानता दिखेगी। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती का जो प्रदेश है वो क्रिटेशियस काल का अवशेष है। क्रिटेशियस काल उस काल को कहते हैं जिस काल में आपके डायनासोर मिले थे हमको। क्या मिले थे? जिस काल में हमको डायनासोर मिले थे उस काल को हम क्रिटेशियस काल कहते हैं। डायनासोर जिस काल में मिले थे उस काल को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या क्रिटेशियस काल भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ऐसे आपको नहीं पूछेगा कोई कि प्लेसिटोसिन काल कौन सा काल है, किस समय बना,
कौन सी इसमें संख्या आती है ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि अरावली सबसे प्राचीनतम काल में बनी हुई है, जो कि किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली प्लेसिटोसिन काल में नहीं बल्कि प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है। ये समय सबसे प्राचीनतम समय है। प्री कैम्ब्रियन काल में हमारी अरावली बनी है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमारा प्लेसिटोसिन काल में बना है और हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश भी प्लेसिटोसिन काल में बना है। और जिस काल में हमको डायनासोर देखने को मिले थे उसे हम कहते हैं क्रिटेशियस काल, वो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार बना है। ये है कुछ समय से रिलेटेड बातें जो हमने देखी कि सबसे प्राचीनतम कौन है। हमारी अरावली सबसे प्राचीनतम है और हमारे मरुस्थल सबसे नवीनतम है। आगे चलते हैं। राजस्थान की 61.11% जनसंख्या जो है वो हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती है। राजस्थान की 61.11% जनसंख्या जो है वो मरुस्थल में निवास करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में रहती है। ये आप देखिएगा। फिर उसके बाद में जो है हम इस राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जब हम ये पूरी डिटेल पढ़ेंगे तब हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये दो डाटा है, जब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान में आपको इतना याद रखना है कि 61.11% क्षेत्रफल पर राजस्थान की भौतिक प्रदेश जो है वो फैला हुआ है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली जो है वो आपके 9% भाग पर फैली हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 23.3% भाग पर फैला हुआ है और जो पठार है वो 6.89% पर फैले हुए हैं। आप देखो, आप ये चीज समझो कि मरुस्थल सबसे ज्यादा है। मतलब क्यों है 61.11% पर मरुस्थल? मरुस्थल में रहने वाले लोगों को पता है कि मरुस्थल क्या है। जैसे मैं कहूं कि मैं राजस्थान से निवास करती हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो जो ये हाड़ौती वाले हैं उन लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ इनके गांवों में सिर्फ धोरे हैं, ऊंट हैं और ये वहीं रहते हैं, इनके लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं आती है और ये क्या है, एकदम देहाती लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद देखो मरुस्थल में रहना क्या होता है, हमको पता है। हाड़ौती वाले अपना पिकनिक मनाने के लिए, ये अरावली वाले अपने पिकनिक मनाने के लिए जैसलमेर की तरफ आते हैं कि हम जैसलमेर चलेंगे, धोरे देखेंगे, रेत देखेंगे, कैमल देखेंगे कैसा होता है। और हम चाहते हैं कि हम वहां जाएं जहां बहुत सारी नदियां, झरने और पहाड़ हैं। हम अरावली क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, माउंट आबू, उदयपुर, वहां हम जाना चाह रहे हैं। तो वही बात है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हम मरुस्थलीय प्रदेश में रहते हैं। इस चीज का हमें गर्व भी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 61.11% भाग पर राजस्थान के मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11 प्रदेश क्षेत्र में है। लेकिन ये सवाल ऐसे ना पूछा जाता है, बल्कि ये पूछा जाता है कि राजस्थान के 2/3 भाग पर, 2/2 भाग पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यानी आपसे ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि राजस्थान का सबसे नवीनतम मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो आपका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। बाकी याद रखना है, अरावली का जो भूभाग है वो क्षेत्रफल 9% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.33 और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% पर फैला हुआ है। चलिए, उसके बाद में डायरेक्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद में मैं आऊंगी डायरेक्ट एक बार जनसंख्या पे। राजस्थान की 40% जनसंख्या हमारे मरुस्थलों में निवास करती है। उसके बाद में मिलता जुलता, जैसे मैंने पहला याद करा, अब मैं तीसरे पे आऊंगी क्योंकि इन दोनों में समानता है। 39% एरिया में जनसंख्या जो निवास करती है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है? देखो, यहाँ तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्रफल जो है वो मरुस्थलों में है, इसलिए जनसंख्या निवास करना लाजमी है। इसलिए यहाँ लगभग सबसे ज्यादा 40% लोग निवास करते हैं। लेकिन
उसके बाद में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में लगभग 39% लोग जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत मतलब हरा भरा क्षेत्र है, आबादी वाला क्षेत्र है, सघनता वाला क्षेत्र है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, इसलिए 39% लोग हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में रहते हैं। अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है और उसके बाद में 11% जो लोग हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती के पठार में निवास करती है। ये बात हुई जनसंख्या की। यहाँ बात हमने करी क्षेत्रफल की, यानी नंबर 1 पर मरुस्थल, फिर नंबर 1 में और नंबर 3 में आपको समानता दिखाई देगी। तो 23.3% पूर्वी मैदानी प्रदेश। वही जनसंख्या की बात करूं तो 40, 39, 10, 11। कैसे याद रखनी है आपको कि 40 तो है भाई नंबर 1 की, 39 है नंबर 3 की, नंबर 10 है अरावली की और 11 है किसकी, पहाड़ या दक्षिणी पूर्वी पठार की। ठीक है, यह आंकड़ा याद कर लिया। उसके बाद में याद करना है कि 61% भाग पर तो रहती है क्षेत्रफल जो है वो है मरुस्थल का। उसके बाद में 23 सबसे ज्यादा 23% जो है वो है हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेशों का। अरावली बेचारी 9% क्षेत्रफल पर ही विस्तारित है और हम क्या कर रहे हैं, हम इस अरावली में 9% पर ही है और हम कटौती करना चाह रहे हैं। हम अरावली का और खंडन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम वहां प्राइवेट औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया निवास करें। अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले अरावली को लेकर कितने मुद्दे बने थे, लोगों ने कितने विवाद किए थे कि अरावली को नहीं काटना चाहिए। क्यों काटे, ऑलरेडी अरावली 9% ही क्षेत्रफल पर है, इसलिए हमें अरावली को बचाना है। क्यों, हमारे राजस्थान की संपूर्ण जलवायु, हमारे राजस्थान का पूरा इकोनॉमिक जो है, पूरी चीजें जो है वो अरावली पर डिपेंड करती है। इसलिए 61% भाग पर मरुस्थल है सबसे ज्यादा। फिर नंबर 3 जो है 23% पर है हमारा मैदान, 9% पर अरावली निवास करती है क्षेत्रफल में और 6.89% क्षेत्रफल जो है वो हमारे पठारों का है। याद रहेगा आपको, ये याद करने का तरीका है, आप 3 से 4 बार जब लिख लेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब हमारा राजस्थान ये तथ्य सागर का अवशेष ही है, ये बात कैसे पता लगी आपको? जब हम डिटेल में मरुस्थल पढ़ेंगे, जब हम थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा जो मरुस्थल है उस मरुस्थल के अंतर्गत पानी के अवशेष भी हमको मिले हैं, नीचे कुछ मछलियों के अवशेष हमको मिले हैं, मछलियों के कुछ ढांचे हमको मिले हैं, जिससे हमको ये लगा कि है तो ये मरुस्थल, लेकिन हो सकता है बहुत पहले के समय में, प्राचीन समय में यहाँ हो सकता है कोई सागर रहा होगा, इसलिए यहाँ मछली के अवशेष मिले हैं। तो इसलिए कुछ आपको मैं जब डिटेल से समझाऊंगी तब बताऊंगी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नीचे जहां हम कहते हैं कि ये तथ्य सागर के अवशेष हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मछलियों के और जलीय जीवों के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं। इससे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ मरुस्थल वर्तमान में नवीनतम है, सबसे नवीनतम प्रदेश, भौतिक प्रदेश मरुस्थल है। लेकिन जब प्राचीन समय था, जब हम आग लगाते थे, वो पत्थरों से लगाते थे, पूरा पाषाण काल में यहाँ हो सकता है किसी सागर के रहने के अवशेष मिल सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है, तथ्य सागर का भाग है। और तथ्य सागर नंबर 1 में और नंबर 3 भौतिक प्रदेश में समानता है, इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश भी किसका भाग है, तथ्य सागर का भाग है। अरावली सबसे प्राचीनतम है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और दक्षिणी पूर्वी पठार भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए, ये बातें समझने के बाद में हम आते हैं जलवायु एवं वर्षा पे। देखो, वैसे तो जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो डिटेल में हम वहां डिस्कस करेंगे, जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तब हम मिट्टी वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने कहा है एक नजर में मैं आपको एक बार इस पूरे टॉपिक की समरी समझाऊंगी। तो जलवायु एवं वर्षा की बात करूं तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है और वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखना है, 10 से 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है अरावली में,
60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश से होकर गुजरती है और 80 से 120 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्ट आपको याद रखना है 10 से 40, फिर आपको याद रखना है 40 से 60, फिर आपको याद रखना है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो आपको वर्षा में बांट दी। अब हम बात करें जलवायु की, तो राजस्थान के जो मरुस्थल है वहां शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। आर्द्रता की वहां कमी होगी, क्यों? क्योंकि वहां पानी की कमी है, आर्द्रता नहीं होगी। वहां डेजर्ट पाए जाते हैं, इसलिए जो जलवायु होगी वो आर्द्र होगी, शुष्क होगी। ठीक है, तो आर्द्र एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है हमारे मरुस्थल में। अरावली में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जहां अत्यधिक नदियां, नाले, झरने पाए जाते हैं, वहां आपकी जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। भाई जहां पहाड़, जहां नदियां होंगी, जहां वर्षा होगी, जहां पानी होगा, वहां आर्द्रता सबसे ज्यादा होगी। ऐसे आपको याद रख लेना है। यहाँ जलवायु है शुष्क एवं अर्ध शुष्क। फिर अरावली की जलवायु है उप आर्द्र, यहाँ की जलवायु है आर्द्र। और दक्षिणी पूर्वी पठार जो हाड़ौती का प्रदेश है वहां की जलवायु है अति आर्द्र। कौन सी जलवायु है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जलवायु और मृदा की जो डिटेल है वो हम जब मृदा और जलवायु पढ़ेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मृदा अगर आप देख लो, सबसे पहले देखते हैं हमारे मरुस्थल में जो अधिकतम जिले हमारे मरुस्थल के आ रहे हैं उसमें रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल एवं एरिडोसोल करके। अब एक बात आप मेरे को बताओ, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया और एग्जाम में सवाल इतना सा ही आ गया कि बताओ राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो एक सारणी अगर आपने याद कर ली तो आपका तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इस टॉपिक में पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें याद रखो। जहां मरुस्थल है, जहां रेत है, वहां रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाएगी जिसमें एंटीसोल एवं एरिडोसोल पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जहां हमने कहा उप आर्द्र जलवायु होती है, वहां काली भूरी मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें एनसेप्टिसोल पाया जाता है। यहाँ हमने देखा एंटीसोल व एरिडोसोल पाया जाता है, यहाँ इंसेप्टिसोल पाया जाता है इस मिट्टी में। पूर्वी मैदानी प्रदेश हमको पता है जलोढ़ क्षेत्र होता है, वहां जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी पाई जाती है, अल्फीसोल नामक जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वहां लाल, काली या कछारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल और काली मिट्टी। काली और भूरी मिट्टी तो अरावली में पाई जाती है और लाल और काली मिट्टी या कछारी मिट्टी है जहां वर्टिसोल पाया जाता है, जिसको वर्टिसोल कहते हैं, वो हमारे पठारी प्रदेश में पाई जाती है। देखिएगा, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल जो है वो हमारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है ये। विशेषता में हम देख रहे हैं सर्वाधिक जैव विविधता अगर पाई जाती है तो वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता इसलिए पाई जाती है कि यहाँ मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थलीय जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ बहुत सारे वनस्पति पाई जाती है और यहाँ वर्षा रेखा 10 से 40 सेंटीमीटर है। तो यूं करके विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है और सबसे ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। अरावली मैंने बताया ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, एक महान पर्वतमाला है। इसे महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतीय प्रदेश से होकर गुजरती है। महान जल विभाजक रेखा हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो हमारी अरावली से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती तो 40% भाग पर मरुस्थल में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो यह बीहड़ क्षेत्र भी कहलाता है। या उत्खात स्थलाकृति भी पाई जाती है, यानी उबड़ खाबड़
जो स्थलाकृति है, जिसे बीहड़ का क्षेत्र भी कहते हैं, वो जो आपका क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती का जो प्रदेश है वो महान सीमा भ्रंश क्षेत्र कहलाता है। देखो, याद करने वाली चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। एक एक चीज को डिटेल से समझेंगे। आप ये मत सोचना कि ये चीजें हम इतनी ही पढ़ने वाले हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको याद करवा देती हूँ कि 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो नंबर 1 भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से गुजरती है। 40 से 60 अरावली से, 60 से 80 जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश से, और 80 से 120 यानी अति उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठारी है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु जो होती है वो मरुस्थल में पाई जाती है, और जो हमारी उप आर्द्र जलवायु होती है वो आपके अरावली में पाई जाती है। आर्द्र जलवायु जो होती है वो पूर्वी मैदानी भाग में, और अति आर्द्र जलवायु जो होती है वो पठारों में पाई जाती है, हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती है। जो हमारी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो वहाँ मिट्टी पाई जाती है रेतीली और बलुई मिट्टी। उसके बाद में अरावली में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है काली भूरी और पथरीली। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ क्षेत्र है, इसलिए जलोढ़ और दोमट। और लाल काली और कछारी मिट्टी जो पाई जाती है वो आपके पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठारों में पाई जाती है। ये सबसे प्राचीनतम है, अरावली सबसे प्राचीनतम है, मरुस्थल सबसे नवीनतम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करूं तो वो हमारे मरुस्थल में रहता है। यहाँ सबसे ज्यादा बीहड़ और उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। महान जल विभाजक रेखा अरावली से गुजरती है, वहीं महान सीमा भ्रंश जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार में आपको देखने को मिलता है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, उसका एक शॉर्ट और आप कह सकते हो सार। यहां से एक सवाल आना तय है, आपको यहां से एक सवाल 100% पूछा जाएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, आपको क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे आपको जनसंख्या पूछ ले, चाहे आपको मिट्टी पूछ ले, चाहे आपको वर्षा पूछ ले। इनमें से कुछ भी आपको एक भी चीज देकर दूसरी चीज पूछी जा सकती है। हेलो हेलो, चलिए आवाज आ रही है। अभी आगे शुरू करते हैं हम। यहां से हम कुछ थ्योरी भी पढ़ लेंगे साथ साथ में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है जो डिस्कस करते हैं कि देखिए, राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया था। राजस्थान की ज्योग्राफी एक बुक थी वीसी मिश्रा की, उसमें उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1968 में किया गया था। इन्होंने संपूर्ण राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में व्यक्त किया। देखिएगा, मैंने आपको अभी समझाया 4 भौतिक प्रदेश, लेकिन यहाँ तो 7 भौतिक प्रदेश आ गए, तो इसका मतलब क्या मैंने आपको गलत पढ़ा दिया? नहीं। देखिए, वीसी मिश्रा जो थे ना, आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया, तो उस भूवैज्ञानिक का नाम था
आपके वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कहा राजस्थान को हम 7 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। 1968 में उन्होंने ये बात कही थी अपनी बुक राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ये 7 भौतिक प्रदेश हाथों पर याद करना है, ऐसा नहीं है। हम ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है। आपको लगेगा मैम ने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, कोई लाइन छोड़ दी है, हो सकता था हमारे वहां से सवाल आ जाए, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। ये 7 भौतिक प्रदेश जो थे वो आपका नंबर 1 पे था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नंबर 2 पे था नहरी क्षेत्र, नंबर 3 पे था अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 4 पे अरावली प्रदेश, नंबर 5 पे दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, नंबर 6 पे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और नंबर 7 पे चंबल बीहड़ प्रदेश। यानी कि इन 4 ही भौतिक प्रदेश जो हम मेन पढ़ने वाले हैं उनको ही शाखाओं में बांटकर वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेश बताए जो आपको एक बार नजर के बाहर निकाल लेने हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ का क्षेत्र। राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन जलवायु के आधार पर वर्ष 1968 में AK सेन ने किया था। पहली बार वीसी मिश्रा ने किया था और नंबर 2 पर जलवायु के आधार पर 1968 में जलवायु के आधार पर दूसरी बार भौतिक विभाजन AK सेन ने किया था। राजस्थान का तीसरी बार भौतिक विभाजन वर्ष 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया था। तीसरी बार किसने किया था? 1971 में रामलोचन सिंह ने किया था। तो इन्होंने राजस्थान को, किन्होंने? रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 मुख्य भागों में 12 उप प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कहा कि राजस्थान को हम 2 भाग में, 4 उप भागों में एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, वैसे नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान को कितने भूभागों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपको 7 ये नहीं याद रखना है, लेकिन भौतिक विभाजन पढ़ने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लें। तो वीसी मिश्रा ने कहा राजस्थान को तो 7 भागों में बांटा गया है। फिर नंबर 2 पे आए हमारे AK सेन। AK सेन ने कहा राजस्थान को सबसे दूसरी बार उन्होंने बांटा, उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। लेकिन नंबर 3 पे आए रामलोचन सिंह, इन्होंने कहा भाई राजस्थान तो 2 भाग है, राजस्थान के 4 उपभाग हैं और 12 लघु प्रदेश है। तो ये भी कौन कौन से हैं, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 भाग जो हैं वो है, एक तो राजस्थान है, दूसरा राजस्थान का पठार है। ये तो 2 भाग हो गए। 4 उपभाग है, वो है मरुस्थल है, एक तो यहाँ एक राजस्थान का बागड़ क्षेत्र है, एक अरावली है, एक चंबल बेसिन है। ये राजस्थान के 4 उपभाग है। भाई भाग तो राजस्थान है और राजस्थान का पठार है। फिर उसने कहा एक यहाँ मरुस्थल भी है, कुछ बागड़ क्षेत्र है, यहाँ अरावली प्रदेश है और चंबल का बेसिन है। फिर उसके बाद में 12 जो है ये आपके उपभाग हैं। ये 12 जो है आपके वो लघु प्रदेश हैं। इनके भी आगे 12 डिवाइडेशन कर दिए। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बेसिकली हमको पढ़ना तो है ही ना ये सब कुछ। भाई आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि राजस्थान में चंबल बेसिन है, अरावली है, बागड़ क्षेत्र भी है, मरुस्थल भी है। और 12 जो ये लघु उपभाग है वो कौन कौन से हैं? एक है बीकानेर क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, घग्गर प्रदेश, शेखावटी, नागौरी, लूनी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, मध्य चंबल, निम्न चंबल। ये हम पढ़ेंगे कि घग्गर का प्रदेश किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये रामलोचन सिंह जी ने कहा कि 2 भाग हैं, 4 उपभाग हैं और 12 लघु भाग हैं। तो ये बातें हो गई। अब देखिए, अब आते हैं हमारे मेन जो भूगोल के ज्ञाता हैं, जिनकी सबसे फेमस बुक है वो है राजस्थान का भूगोल। हरिमोहन सक्सेना का नाम आप सबने सुना होगा, जिनकी बुक सबसे ऑथेंटिक बुक आती है। अगर किसी बोर्ड को भी दिक्कत हो किसी सवाल में, तब ऑथेंटिक जो किताब मानी जाती है वो हरिमोहन सक्सेना की मानी जाती है। लेकिन आपको क्या हरिमोहन सक्सेना की बुक लानी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है ना, जिसको किताबें छापनी होती है। जो प्रकाशक लोग होते हैं
या बहुत ऐसी जिसमें कोई गंभीर समस्या आती है और हमको उस क्वेश्चन का कहीं से ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलता है, तब हम ये बुक यूज करते हैं। ये ग्रंथ है। तो हरिमोहन सक्सेना जी जो थे एवं प्रोफेसर तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने भौगोलिक संरचना व उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि राजस्थान को सबसे पहले हमने एक जलवायु के आधार पर भी देखा था, लेकिन हरिमोहन सक्सेना ने जलवायु के आधार पर नहीं बल्कि भौतिक संरचना कैसी है हमारी राजस्थान की। कहीं हमने कहा मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं। तो उच्चावच एवं भौतिक संरचना के आधार पर ये लाइन आपको याद रखनी है कि हरिमोहन सक्सेना ने भौतिक भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। किसके आधार पर बांटा? भौतिक संरचना एवं उच्चावच के आधार पर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भूभागों में बांटा। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, ईस्टर्न प्लेन रीजन, साउथ ईस्टर्न प्लेटिशन रीजन और अरावली माउंटेन रीजन, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1, डिटेल्ड से अगर हम सिलेबस को शुरू करेंगे तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हर एक भौतिक प्रदेश में हमको कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही डिटेल से सिलेबस है, बहुत डिटेल से टॉपिक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल की कक्षा में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से इस टॉपिक का शुभारंभ कर देंगे। आई होप आपको आज का जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, जहां से एक सवाल आना तय है, अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो बेसिक परिचय से अगर पूछा जाएगा तो इसकी आज की कक्षा से एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। आई होप आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्या करना है, आपको मैं नहीं कहूंगी कि आपको इस कक्षा को शेयर करना है, मैं नहीं कहूंगी कि आपको इस कक्षा को लाइक करना है, मत करिए। आप सिर्फ सुबह 10 बजे रोज नियमित इस कक्षा को लेने के लिए सुबह 10 बजे आपको आना है। अगर आपको लगता है टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाए तो वो हम कर लेंगे, लेकिन वो एक मेजॉरिटी का डिसीजन होगा। अगर लगभग बच्चे बोलेंगे तो ही हम समय चेंज करेंगे, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा। चलिए, ये था हमारी आज की कक्षा का टॉपिक। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ाने की शैली अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप बता सकते हैं, समाधान हम कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं कल फिर से नए टॉपिक के साथ, मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से हम कल शुरुआत करेंगे। आज का जितना मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां जाकर आपको इन टॉपिक से कंटेंट बना लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, और कल आपको कक्षा में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ाया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत मित्रों, मिलते हैं कल।